Welcome to the second lecture of inverse trigonometric functions. So in the first lecture, we have seen what are inverse trigonometric functions and how to define inverse trigonometric functions. Also, we have seen the definition and graphs of inverse trigonometric function for sine inverse, cos inverse, and tan inverse. Now, in today's class, we are going to see the inverse of sec, cosec, and the cot functions. Also, we will see the inverse of sec, cosec, and cot along with their graphs. And then we will see how to find the principal values of these functions and other trigonometric functions in different combinations. To continue further, what we need to recall is the basic concept of secant, cosecant and cot functions. ठीक है, तो sec, cos और cot functions के basic concept को हम recall करते हैं, and the most basic concept is the range and domain. So range and domain of these functions is very significant. We need to always remember what is the domain and range of the functions. So the domain and range, domain of the sec function is the set of all real numbers except odd multiples of pi by 2. So odd multiples of pi by 2 can be 2n plus 1 pi by 2. So they can be 2n plus 1 pi by 2. So range and domain of sec and cosec are written here. Now, similarly, the range of the cot function and domain of the cot function. So cot function is defined for all numbers except integer multiples of pi. So the domain is r minus n pi. And the range is the set of all real numbers. So minus infinity to infinity, the set of all real numbers is in the range. Now, what we need to recall is that all of these functions are periodic. Periodic होने की वजह से इनमें से कोई भी फंक्शन 1 1 नहीं होगा, ठीक है? तो कोई भी फंक्शन 1 1 नहीं होगा. So all of these are periodic. ये सभी के सभी periodic होंगे. They have different periods, periodic functions, and they are not 1 1. They are not 1 1. So what we move on to from here, since the functions are not 1 1, we cannot define the inverse in the given domain and range. तो ये वाला domain और range अगर हम लेके चलेंगे function का तो inverse define नहीं हो पाएगा. तो हमें क्या करना होगा, हमें कुछ changes करने पड़ेंगे. As we have seen in the first lecture, हमारे पास जो सबसे इंटरेस्टिंग टूल है, सबसे इंपॉर्टेंट टूल है, वो है रिस्ट्रिक्शन का. तो हम डोमेन में कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे जिससे हमारा फंक्शन 1 1 हो जाएगा. तो सबसे पहले हम बात करते हैं आज सेक फंक्शन की. तो जो हमारा सेक फंक्शन है, इसका इनवर्स डिफाइन करने के लिए हमने देखा कि डोमेन इसका है r माइनस ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 और रेंज है इसका माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी. अब देखो, इसका ग्राफ अगर आपके दिमाग में होगा तो आप जानते हो कि इसके ग्राफ में डिफरेंट ब्रांचेस होती है जो रिपीट कर रहे होते हैं पैटर्न. तो उसमें हम क्या करेंगे, हम एक इंटरवल लेंगे और उसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे. एंड व्हाट दैट इंटरवल इज, दैट इज 0 टू पाई एक्सेप्ट पाई बाई 2. यानी 0 से पाई का पूरा इंटरवल लेंगे, बस उसमें से क्या करेंगे, बीच से एक पॉइंट हम निकाल देंगे और वो पॉइंट है आपका पाई बाई 2, बिकॉज द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड ऑन दिस पॉइंट. तो ये पॉइंट ऑलरेडी इसकी डोमेन में था ही नहीं, इसीलिए इसको हमें हटाना पड़ेगा. और रेंज जो आ रहा होगा आपका इस डोमेन में, वो पूरा का पूरा रियल नंबर्स का सेट आ रहा होगा एक्सक्लूडिंग द इंटरवल -1 to 1. यानी जो इसका नेचुरल रेंज है वो आपको पूरा इसमें मिल जाएगा. ठीक है, तो ये हमारा रेस्ट्रिक्शन ऐसा लगाने से फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1. अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे ग्राफ ऑफ द फंक्शन सेक एक्स. तो हम पहले ग्राफ देखेंगे और फिर समझेंगे कि जो हमारा रेस्ट्रिक्शन है वो किस तरीके से काम कर रहा है. तो ये हमारे सामने लेफ्ट और राइट में दो ग्राफ दिए गए. तो लेफ्ट वाला जो ग्राफ है आपका वो है सेक एक्स का ग्राफ और राइट में आपको दिया गया है सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ. तो आप देख रहे होगे कि कुछ पैटर्न्स हैं, यू शेप के पैटर्न्स हैं जो रिपीट कर रहे हैं अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड. तो इसमें हम क्या करते हैं, एक सिलेक्टिव पैटर्न को लेकर के, एक पूरे पैटर्न को लेकर के फिर हम इनवर्स को डिफाइन करते हैं. ठीक है, और पैटर्न लेते समय हमें ये ध्यान रखना होता है कि पूरा का पूरा रेंज हमारे पास आ जाए. तो रेंज क्या होता है, रेंज होता है आपका वाई एक्सिस पर आने वाली वैल्यू. तो ये आपका वाई हो गया और ये आपका एक्स हो गया. तो अगर आप ग्राफ से रेंज देखो तो आप देख रहे हो कि ये सारे नंबर्स
इसके रेंज में आ रहे हैं और ये सारे नंबर्स भी इसके रेंज में आ रहे हैं। दैट मीन्स -∞ टू -1 एंड 1 टू इंफिनिटी। तो आपको ऐसा ब्रांच लेना होगा जो 1 1 भी बना दे और रेंज भी पूरा रखे। तो देखो हम कौन सा ब्रांच लेते हैं, हम ये वाला पार्ट ले लेंगे। तो ये पार्ट आपका रीजन कौन सा है, ये रीजन है आपका x की वैल्यूज आपको देखनी होती है। तो x की वैल्यूज आपकी कहाँ जा रही है, x की वैल्यूज आपकी ये जा रही है 0 टू π/2। ठीक है, दूसरा पार्ट आप कौन सा लेते हो, दूसरा पार्ट आप ये ले लेते हो। तो यहाँ पर आपकी वैल्यूज जा रही हैं π/2 टू π। ठीक है, तो ये दो पार्ट हमने ले लिया और आप क्लियरली देख रहे होगे कि ये जो पॉइंट है π/2 वो इसमें इंक्लूड नहीं है क्योंकि यहाँ पर फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है। तो अब जो शेडेड पोर्शन है यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका प्रिंसिपल ब्रांच कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल ब्रांच कहलाएगा। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज है, हम इसमें और भी ब्रांचेस ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी मैं एक और ब्रांच सेट करूंगा तो वो आप देखेंगे वो ब्रांच भी अगर हम लेते हैं देन ऑल्सो वी हैव द फंक्शन 1 1। ठीक है, जैसे अभी आप देखो ये वाला पार्ट हम कंसीडर करें और इसके साथ हम ये वाला ब्रांच कंसीडर कर लें, तो ये जो पूरा सेट बन रहा है आपका -2π से -π के बीच में एक्सक्लूडिंग -3π/2, इसको हटा दें तो ये भी आपका सेम बिहेवियर रख रहा है, ये भी 1 1 फंक्शन बना रहा है और पूरा रेंज आ रहा है। तो जैसे कि आपने पहले देखा था कि हर फंक्शन के लिए वी हैव डिफरेंट पॉसिबल चॉइसेस, बहुत सारी चॉइस होती है, बट उसमें से हम एक ब्रांच को लेते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ब्रांच। तो ये जो हमारा शेडेड पार्ट है ये हमारा प्रिंसिपल ब्रांच हो जाएगा और ये इसके दो पार्ट्स हो जाएंगे। तो ये फंक्शन हमारा हो गया प्रिंसिपल ब्रांच, इससे हमें मिल गया sec x। अब हमको देखना है कि जो हमारा फंक्शन है उसमें इनवर्स जो बनेगा वो क्या बनेगा। तो अभी जब आपने फंक्शन का डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर लिया, आपका डोमेन रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या हो गया, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन हो गया 0 से π/2 और π/2 पे आपने ब्रेक कर दिया, इसीलिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो यूनियन π/2 टू π पे क्लोज लगा दिया आपने। ये आपका रिस्ट्रिक्टेड डोमेन है। अब देखो आपका रेंज क्या जा रहा है, रेंज आपका जा रहा है सारे रियल नंबर्स इस पार्ट को छोड़ करके, यानी -1 से 1 को छोड़ के। तो जब आप इनवर्स डिफाइन करोगे तो आपका देखो ये फंक्शन जा रहा था इस पार्ट में -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। तो अब जब आपका इनवर्स जाएगा तो वो कहाँ जाएगा, वो डिफाइन होगा इसको डोमेन लेकर, यानी ये जो है वो इनवर्स की डोमेन हो जाएगी। दिस इज द डोमेन ऑफ आर्क sec x। ठीक है, तो आप देख रहे होगे ये जो डोमेन है यानी x एक्सिस है उसमें आपका जो ग्राफ है वो पूरा -1 तक डिफाइन है, इस पार्ट में डिफाइन नहीं है, यहाँ पर डिफाइन नहीं है, और फिर 1 से लेकर के आगे तक पूरा डिफाइन हो रहा है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर आप आउटपुट वैल्यूज की बात कर रहे हो तो ये हो जाएगा आपका आउटपुट वैल्यूज का सेट, दिस विल बी द रेंज। और रेंज आपको कहाँ चेक करना होता है, रेंज चेक करना होता है आपको y एक्सिस पे। तो आप देख रहे हो रेंज में एक नंबर नहीं आ रहा है π/2। ठीक है, π/2 पर ग्राफ ब्रेक हो रहा है, बट उसके पहले अगर आप देखो तो ये सारे नंबर्स आ रहे हैं और π/2 में ग्राफ ब्रेक हो गया और उसके आगे फिर पाई तक सारी वैल्यूज आ रही हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि जो हमारा साइन सेक इनवर्स जो ग्राफ डिफाइन होगा वो डिफाइन हो जाएगा जस्ट ऑपोजिट इसके तरीके से। एंड देन वी विल आल्सो सी हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ, ग्राफ इसका कैसे बनाया जा सकता है। तो ग्राफ बनाने का हमने दो तरीका बताया था। पहला तरीका क्या है, ग्राफ बनाने के लिए आपको सिंपली क्या करना होता है, ग्राफ बनाने के लिए आपको पॉइंट्स को, जैसे सपोज करो आपने ये सेक एक्स का ग्राफ है, इसमें आपने कोई पॉइंट देखा ए बी, अब क्या करो आप ग्राफ पेपर लो, उसी पे पॉइंट प्लॉट करो बी ए, हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग बी ए बी को बी ए कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा आपका रिक्वायर्ड इनवर्स फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, जैसे कि आपको एग्जांपल देते हैं, सपोज करो हमारे पास यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x is 0 एंड y is 1। तो यहाँ पर क्या पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x is 1 एंड y is 0। अब आप देख रहे होगे ये आपका पॉइंट आ गया, x is 1 एंड y is 0। इसी तरीके से आपके पास ये पॉइंट आ रहा है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो रहा है x is equal to pi एंड y is equal to -1। अब आपके पास यहाँ पर क्या पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x is equal to -1, ये हो रहा है, और y की वैल्यू आ रही है पाई, सो दैट इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, पूरा ग्राफ आपका ओवरलैप कर जाएगा, पूरा ग्राफ आपका 1 by 1 पॉइंट्स के ट्रांसफॉर्मेशन से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा इनवर्स फंक्शन में। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मेथड। एक मेथड और है जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन मेथड, जो हम लोग ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था,
और उस मेथड में हम क्या करते हैं, हम ड्रॉ करते हैं लाइन y इक्वल्स टू x और उसमें ग्राफ का रिफ्लेक्शन लेकर के इनवर्स ग्राफ को ड्रॉ कर लेते हैं। सो हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ यूजिंग द गिवन ग्राफ ऑफ सेक इनवर्स। तो सेक का इनवर्स का ग्राफ अगर हमें बनाना है और हमें सेक एक्स का ग्राफ पता है, तो हमने सबसे पहले जो क्या किया, सबसे पहले आपने एक लाइन ड्रॉ कर ली और ये लाइन हो गया आपका y इक्वल्स टू x। अब आपने देखा कि आपका प्रिंसिपल ब्रांच कौन सा था, तो ये आपका प्रिंसिपल ब्रांच है, उसका आप इसमें रिफ्लेक्शन ले लो। तो आपने जब रिफ्लेक्शन लिया तो आपको कुछ इस तरह का पार्ट मिलेगा, ये आपको देखना होगा रिफ्लेक्शन से कैसा पार्ट आपको मिलेगा। तो ये वाला पार्ट जो होगा आपका वो कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, आपका ये पार्ट रिफ्लेक्ट करेगा समवॉट लाइक दिस, ये पार्ट हो जाएगा, इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा ये, ठीक है। और अब आपका दूसरा पार्ट है इधर से ये वाला, इसका रिफ्लेक्शन क्या बनेगा, इसका रिफ्लेक्शन बनेगा कुछ इस तरीके से। सो पॉइंट्स आर नॉट एग्जैक्ट बट हम लोग अभी शेप पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये आप देख रहे होगे कि दो ब्रांचेस हमारे पास हैं, दोनों का रिफ्लेक्शन हमने इस लाइन में दिया और हमें ग्राफ अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगा क्या होगा। तो ये आपका क्लासिकल तरीका है, ये तरीके से भी आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो एंड यू कैन अंडरस्टैंड द शेप। देखो ग्राफ बनाने का फायदा क्या होता है, ग्राफ बनाने से आपको फंक्शन की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज पता चल जाती है, जिसमें से बेसिक प्रॉपर्टीज में से सबसे इंपॉर्टेंट होता है डोमेन, रेंज, पीरियोडिक बिहेवियर, वन वन, ऑन टू, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद कर्व्स। तो ये आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो इससे पता चल जाते हैं अगर आपके दिमाग में ग्राफ होगा, तो इसलिए ग्राफ को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग कुछ और इसकी स्टैंडर्ड प्रॉपर्टीज देखेंगे कि किस तरीके से साइन और साइन इनवर्स की तरह से सेक और सेक इनवर्स को एक साथ डिफाइन किया जा सकता है और उनकी वैल्यूज क्या होंगी। सो एज वी हैव सीन कि हमने एक पर्टिकुलर ब्रांच को लेकर के उसको प्रिंसिपल ब्रांच बोला और उसी में फंक्शन का इनवर्स डिफाइन कर लिया, तो हमारे पास सेक इनवर्स फंक्शन आ गया। अब ये जो आपकी वैल्यूज का सेट है ये कहलाता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। हम और भी इंटरवल्स ले सकते हैं जैसा कि डिस्कस किया गया था, बट दे आर नॉट प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है। वो और वो भी सारे ब्रांचेस होते हैं एंड दे विल गिव डिफरेंट डेफिनेशंस ऑफ सेक इनवर्स। तो हमारा जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन होगा वो इसी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में चलेगा। तो इससे हमें तीन कंक्लूजन मिलते हैं। पहला कंक्लूजन क्या है, सेक इनवर्स एक्स जो होगा वो हमारा ये वाले सेट से डिफाइन होगा इस सेट में, ठीक है, जो क्या है बिल्कुल उल्टा हो गया है सेक का, ठीक है। सेक आपका जो डिफाइन हो रहा था, तो सेक एक्स डिफाइन होता था आपका 0 to पाई क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2, इससे डिफाइन होता था। और उसकी वैल्यूज कहाँ आती थी, उसकी वैल्यूज आती थी फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट क्लोज सॉरी ओपन इंटरवल -1 to 1, तो यहाँ पर उसका उल्टा हो गया, एक हो गया। अब दूसरा क्या है, डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन से अब जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से हमें प्रिंसिपल वैल्यूज निकालने में यूज करना पड़ता है वो है सेक ऑफ सेक इनवर्स, यानी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कब वैलिड होता है, देखो जब इनर फंक्शन की डोमेन ही इनपुट में आनी चाहिए। इनर फंक्शन क्या है, इनर फंक्शन है सेक इनवर्स। तो सेक इनवर्स की डोमेन क्या होती है, सेक इनवर्स की डोमेन होती है सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट -1 to 1, यानी कि x की वैल्यू या तो -1 से छोटा हो या -1 और उससे बड़ा हो। तो इसीलिए हमने उसको शॉर्ट में क्या लिख दिया, शॉर्ट में लिख दिया मॉड x इज ग्रेटर और इक्वल टू 1, है ना। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, -infinity to -1 यूनियन 1 to infinity, सो बोथ आर करेक्ट। ये लिखने का तरीका आसान है इसलिए इसको यहाँ पर यूज किया गया, ठीक है। सो दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल रियल नंबर्स, इट इज ट्रू फॉर स्पेसिफिक रियल नंबर्स ओनली। तो कुछ बच्चों के दिमाग में गलती क्या होती है कि सेक और सेक इनवर्स कैंसिल हो गया और एक्स आ गया, ठीक है। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, कैंसिलेशन जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का कॉन्सेप्ट लग रहा है। इसी तरह से दूसरा हमारे पास क्या हो सकता है, सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स। अब यहाँ पर इनर फंक्शन क्या है, यहाँ पर इनर फंक्शन हो गया आपका सेक एक्स। तो सेक एक्स की डोमेन क्या होती है, सेक एक्स की डोमेन ये होती है। तो इसका मतलब x जो है वो वैलिड कब होगा, x हो जाएगा 0 to पाई एक्सेप्ट पाई बाई 2, पाई बाई 2 को छोड़ करके कोई भी नंबर अगर आप रखोगे तो ये वर्जन आपका वैलिड होगा, ठीक है। तो देखो इसका यूज क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल आपको देते हैं और बाकी हम लोग डिटेल में देखेंगे जब क्वेश्चन करें। सपोज करो आपको दिया गया है सेक इनवर्स ऑफ से सेक पाई बाई 4, ठीक है, ये आपको बोला गया फाइंड करो वैल्यू क्या है। तो एक तरीका क्या है कि आप पहले सेक पाई बाई 4 निकालो, फिर उसकी जो वैल्यू आ रही है उसके ऊपर आप सेक इनवर्स लगाओ। दूसरा तरीका, इस रूल से अगर आप देख रहे हो, अगर आपको ये रूल पता है तो आप डायरेक्टली देख लो कि जो इनपुट है पाई बाई 4 ये इस रेंज में आ रहा है, यानी आपका जो रूल है उसके हिसाब से सही है। सो यू व्हाट डायरेक्टली यू कैन राइट इज पाई बाई 4।
ठीक है, तो ये इसका बेनिफिट है। तो रूल्स को अगर आप समझोगे तो दोनों फायदे हैं, आपका कैलकुलेशन भी बहुत सारी जगहों पे पास हो जाएगा एंड यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट मोर क्लियरली ऑल्सो। तो स्टूडेंट्स हम लोग इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं और बिल्कुल सेम लाइंस पर हम लोग को सेकंड ग्राफ को अप्रोच करेंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि को सेकंड जो होता है वो साइन का इन्वर्स होता है, तो नेचुरली आपको ये भी पता होगा कि भाई को सेकंड कहाँ पर डिफाइन नहीं होगा। तो क्योंकि ये लिखा जाता है 1/sin, तो जहां पर साइन 0 हो जाएगा वो पॉइंट्स आपके डोमेन से हट जाएंगे। इसीलिए आपने देखा कि साइन 0 होता है n पाई पर, यानी ऑड और इवन सारे मल्टीपल्स ऑफ पाई पर 0 हो जाता है। तो हमने क्या किया, हमने देखा कि भाई कोसेकेंड का डोमेन होता है ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ पाई। तो इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ पाई को डोमेन से निकाल दिया गया और इसका रेंज वही होता है जो आपका sec x का रेंज होता है। अब इसमें भी वही दुविधा है, क्या दुविधा है कि भाई ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा पीरियोडिक होने की वजह से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपना स्टैंडर्ड टूल यूज करना पड़ेगा और वो है रेस्ट्रिक्शन। तो रेस्ट्रिक्शन को देखने से पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये जो फंक्शन हमारा कॉसेक है इसका ग्राफ कैसा दिखता है। तो अब हम लोग देखेंगे कोसेक का ग्राफ और उसके बाद हम लोग उसमें से सिलेक्ट करेंगे, हमको चुनना होगा प्रिंसिपल ब्रांच। सो स्टूडेंट्स दिस इज द ग्राफ ऑफ कोसेक एक्स। ये आपके सामने कोसेक एक्स का ग्राफ है, ये आपका हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस है और ये है वर्टिकल में वाई एक्सिस। तो आप देख रहे होगे कि पीरियोडिक बिहेवियर इसका चल रहा है, कंटिन्यू है और 1 1 भी नहीं है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम 1 1 बनाने के लिए देखेंगे एक ऐसा ब्रांच चुनना जो इसके पूरे रेंज को ले ले। ठीक है, पूरे रेंज को ले ले। तो आइडियली आप अगर अभी तक जितने ग्राफ आपने देखे, 4 ग्राफ आपने देख लिया, तो आपको दिख रहा होगा कि अगर हम ये वाला ब्रांच लेते हैं, ठीक है, इस ब्रांच को अगर हम कंसीडर करते हैं अप टू दिस पॉइंट π/2 और इसी तरीके से ये वाले π/2 से अगर हम कंसीडर करते हैं ये ब्रांच, तो आप देख रहे होगे कि हमने सारी x की वैल्यूज ले ली। ठीक है, -π/2 से π/2 की सारी वैल्यूज ले ली एक्सेप्ट 0। 0 को क्यों नहीं लिया, 0 ले ही नहीं सकते थे क्योंकि 0 इसमें है, 0 पर फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो इसका मतलब जो हमारा रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है वो क्या हो गया, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन हमारा हो गया, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन इज -π/2 टू π/2। ठीक है, इसको इतना ही मत लिखिएगा, इसमें से एक पॉइंट आपको हटाना भी होता है, वो है 0। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका रेस्ट्रिक्टेड डोमेन किस फंक्शन का, कॉसेक का डोमेन हो गया है। ठीक है, तो कॉसेक का डोमेन आपने इस तरीके से डिफाइन कर लिया। अब रेंज में तो आपको कोई चेंज करना नहीं है, रेंज आप देख रहे होगे कि पूरा आपको -1 से -इंफिनिटी से 1 और 1 से इंफिनिटी का पूरा पार्ट मिल रहा है। तो -इंफिनिटी से -1 इधर मिल जाएगा और 1 से इंफिनिटी वाला पार्ट आपको इधर मिल जाएगा। तो दोनों ब्रांचेस से आपको फंक्शन का पूरा रेंज मिल जाता है। तो यहाँ से हमने देखा और इसी तरह आप देख रहे होगे बहुत सारी और भी ब्रांचेस है। ठीक है, जिसको हम ले करके फंक्शन को 1 1 बना सकते हैं, मगर हमने सिर्फ इस ब्रांच को सिलेक्ट किया है और इस ब्रांच को हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलेंगे। ठीक है, तो जब भी प्रिंसिपल वैल्यूज निकालेंगे तो वो हमारी -π/2 से π/2 के बीच में ही आएंगी। अब स्टूडेंट्स हमारे सामने है कॉसेक इनवर्स का ग्राफ, मगर कॉसेक इनवर्स के ग्राफ को हमने कैसे रखा है, हमने कॉसेक इनवर्स के ग्राफ को कॉसेक के ग्राफ के साथ रखा है मगर रेस्ट्रिक्टेड ग्राफ रखा है। तो आप देख रहे होगे ये आपके सामने कुछ ऑरेंज कलर से दो ब्रांचेस बनी हुई है, ये आपका है कॉसेक का ग्राफ, दिस इज कॉसेक एक्स। ठीक है, ये भी उसका एक ब्रांच है, दिस इज कॉसेक एक्स। और जो आपका डॉटेड लाइन से बना हुआ है ये जो आपका ग्राफ है ये है कॉसेक इनवर्स एक्स एंड द लाइन दिस लाइन इज y इक्वल्स टू x। तो आप देख रहे होगे कि बिल्कुल रिफ्लेक्शन वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, दिस इज द ग्राफ ऑफ cosec x और अगर आप cosec x के ग्राफ का रिफ्लेक्शन ले रहे हो तो आपको दिख रहा होगा ये पूरा ब्रांच से रिफ्लेक्ट करा के आपको ये ब्रांच मिल जाएगा और इसी तरीके से इधर के ब्रांच को रिफ्लेक्ट कराओगे तो आपको ये वाला ब्रांच मिल जाएगा। ठीक है, तो आपने रिफ्लेक्ट करा दिया cosec x को, आपको cosec इनवर्स का ग्राफ मिल गया। ध्यान में कि ग्राफ ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्राफ को दिमाग में रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्राफ को दिमाग में रखने से क्या फायदा होगा वो हमने ऑलरेडी पहले से डिस्कस किया होगा। क्या इंपॉर्टेंट चीज हमें मिल रही है, जैसे अगर कोई स्टूडेंट पूछना चाहे या देखना चाहे सीखना चाहे तो उसको दिख रहा होगा कि भाई देखो सबसे पहले हमें दिख गया कि डोमेन क्या है हमारा। तो आपने देखा डोमेन का मतलब होता है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के कौन से पॉइंट्स पर ग्राफ बना हुआ है। तो आप देख रहे हो कि भाई -1 तक तो ग्राफ आ रहा है मगर -1 से 1 के बीच में ग्राफ नहीं जा रहा। इसका मतलब डोमेन में आपका ये वाला पार्ट गायब है। इसीलिए आपका जब आप बात करते हो कॉसेक इनवर्स की तो कॉसेक इनवर्स का डोमेन क्या होता है, r माइनस द क्लोज ओपन इंटरवल -1 to 1। तो -1 से 1 वाले पॉइंट हटा दो, बाकी सब जगहों पर ये डिफाइन है। दूसरी कहानी आ जाती है आपकी रेंज की कि फंक्शन का रेंज क्या बन रहा है।
तो रेंज आप देख रहे हो कि भाई ये इसके ऊपर तो वाई एक्सिस पे जा ही नहीं रहा है और इसके नीचे भी नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कोई सिमेट्रिक वैल्यू है नीचे से ऊपर तक, और बीच में एक वैल्यू जीरो है, वो मिसिंग, वो नहीं आ रही है। तो आपने देखा कि ये हमारा हो जाएगा -π/2 कॉमा π/2 एक्सेप्ट जीरो। तो इस तरीके से देखो ग्राफ से कितना इंपॉर्टेंट चीज समझ में आ रहा है। दूसरी चीज क्या ग्राफ से समझ में आ रही है, ग्राफ से समझ में आ रहा है कि ना ही ये इंक्रीजिंग है ना ही डिक्रीजिंग है, क्योंकि एक पार्ट में ये क्या कर रहा है, एक पार्ट में ये डिक्रीज कर रहा है, अगर आप ओवरऑल बात करो, ठीक है। अलग अलग ब्रांचेस में इसका बिहेवियर अलग अलग है, यहाँ पर बिहेवियर अलग है और इधर बिहेवियर आपका अलग है। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, यहाँ पर फंक्शन की दो चीजें हमने देखी ग्राफ से, डोमेन और रेंज, ठीक है। डोमेन भी देखा और रेंज भी देखा, और हमने देखा ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग द रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइन y इक्वल्स टू x के मदद से। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम लोग ने देखा कि प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हमें मिल गया। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कौन सी x की वैल्यूज के लिए मिलता है, वो हमारे सामने लिखा हुआ है। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिमिलर है जैसे हमने सेक के केस में देखा था। नाउ वी हैव सर्टेन स्टैंडर्ड रिजल्ट। स्टैंडर्ड रिजल्ट्स क्या है कि हमारा कॉसेक इनवर्स एक्स डिफाइन हो गया, उसका डोमेन भी हमें पता चल गया और उसका रेंज भी हमें पता चल गया। तो अब डोमेन और रेंज पता चलने के बाद हम क्या कर सकते हैं, हम इनवर्स फंक्शन की कॉम्पोजिशन ले सकते हैं। तो आपने देखा कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स क्या बनेगा, कॉसेक ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एक्स। इफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो आपको देखना है इनर फंक्शन, सीधे आप आ जाओगे इनर फंक्शन। इनर फंक्शन क्या है, कॉसेक इनवर्स एक्स। तो कॉसेक इनवर्स एक्स जो इनर फंक्शन है, इसका डोमेन पकड़ लो क्या है। तो आपने देखा कि ये है इसका डोमेन। तो डोमेन को लेकर के आपने सीधे यही एक्स की वैल्यूज पर ये चीज पॉसिबल होगी, जिसको हम लिख सकते हैं मॉड एक्स ग्रेटर और इक्वल टू 1। एंड सिमिलरली कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉस एक्स की अगर आप बात करोगे, तो आपको यहाँ पर डोमेन देखना है कॉसेक का, क्योंकि ये है आपका इनर फंक्शन। तो आपने देखा इसकी वैल्यू क्या होती है, मॉड एक्स लेस और इक्वल टू π/2 एक्सेप्ट जीरो। जीरो को हटा करके मॉड एक्स लेस और इक्वल टू π/2 की वैल्यूज पे ये वैलिड होता है। तो ये कहानी थी, छोटी सी कहानी कॉसेक इनवर्स की, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कॉट की तरफ। तो कॉट हमारा टैन का भाई है, और टैन और कॉट आपस में एक दूसरे से खेलते रहते हैं, उल्टा उल्टा करते रहते हैं, ठीक है। सो अगेन सिंस कॉस क्या होता है, देखो कॉट क्या होता है, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन। तो जहां पर साइन जीरो वहां पर कॉट डिफाइन नहीं होगा, ये बिल्कुल क्लियर फंडा है। इसीलिए आपका डोमेन आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल स्टैंडर्ड डोमेन आपके दिमाग में एकदम फिट होना चाहिए। फंक्शन का नाम आते ही डोमेन आप बता दो। रेंज जो है पूरी रियल नंबर्स होती है, जैसे कि टैन में होता है, ठीक है। तो रेंज इसका क्या है, -∞ से इंफिनिटी, और डोमेन है रियल नंबर्स एक्सेप्ट मल्टीपल ऑफ पाई। तो ग्राफ कैसा दिखेगा, तो आप जानते हो ग्राफ इसका होता है उल्टी चेयर्स होती है, ठीक है। तो चेयर्स होती हैं विच आर फेसिंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जैसे आप टैन में देखोगे तो चेयर्स जो होती हैं वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ फेस कर रही होती है, यहाँ पर पॉजिटिव एक्स एक्सिस को फेस कर रही होती है। तो ये आप चेयर शेप में देख रहे हो रिपीटेड ग्राफ। अब फिर से वही दिक्कत है, 1 1 वाली दिक्कत है पीरियोडिक होने की वजह से। तो क्या करते हैं, एक ब्रांच इसका ले लेते हैं, एक ब्रांच लेकर के उसी पे हम डिफाइन कर लेते हैं 1 1 और 2 फंक्शन डिफाइन कर लेंगे, और फिर वहां से इनवर्स निकालेंगे। तो देखो प्रिंसिपल ब्रांच जो हम डिफाइन करेंगे वो कौन सा होगा हमारा, वो हमारा ये वाला ब्रांच हो जाएगा जो स्टार्ट हो रहा है जीरो से। मगर ध्यान रहे जीरो इंक्लूड नहीं है, क्योंकि जीरो पर ग्राफ अप्रोच कर रहा है प्लस इंफिनिटी को, और इसी तरीके से पाई भी इंक्लूडेड नहीं है, ये दोनों पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। 0 to पाई ओपन इंटरवल है, ठीक है, 0 to पाई ओपन इंटरवल है। और इसके बीच में इसीलिए देखो आप यहाँ पे जीरो और पाई दोनों को एक्सक्लूड कर दिया गया। अब आपको ये पार्ट मिल गया, इस पार्ट में आप देख लो वाई एक्सिस पे वैल्यूज क्या आ रही हैं। तो वाई एक्सिस पे आपने वैल्यूज देखा, सारी वैल्यूज मिल रही है, यानी कि पूरा का पूरा रेंज आपका आ रहा है, -∞ से इंफिनिटी वाला रेंज आ रहा है। तो अब ये 1 1 on 2 हो गया है, 1 1 on 2 हो गया है, इसका मतलब बाइजेक्टिव है, और अब इन्वर्टिबल होने के लिए ये तैयार है, यानी हमारा खाना जो है वो तैयार हो चुका है। बस हमको इसको सर्व करना है, दैट मीन्स हमें इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स फंक्शन की हम बात कर रहे थे, इनवर्स कैसे निकलेगा। तो भाई इनवर्स के लिए आपको फंडा बिल्कुल पहले से बताया जा चुका है। करना क्या होता है, करना कुछ भी नहीं है, डोमेन को रेंज बना लो, रेंज को डोमेन बना लो, पॉइंट्स को फ्लिप कर दो, यानी a, b को b, a बना दो। सपोज करो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक पॉइंट है, ठीक है, 1 by 1 हम लोग पॉइंट्स लिखते हैं और उनकी फ्लिपिंग देखते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट आ रहा है हमारे पास, x की वैल्यू है π/2 और y की वैल्यू है 0। तो भाई यहाँ पर पॉइंट क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा 0, π/2। दिख गया होगा आपको पॉइंट कहाँ पर, ये है आपका पॉइंट। इसी तरह से आप देखोगे, जैसे आप x की वैल्यू आपकी y की वैल्यू प्लस इंफिनिटी पे जा रही है, जब x की वैल्यू 0 को अप्रोच कर रही है राइट साइड से, ठीक है। इसी तरीके से आप इधर से भी देख सकते हो, जब x की वैल्यू पाई को अप्रोच कर रही है लेफ्ट साइड से, तो ग्राफ जा रहा है -∞ पे।
तो इसीलिए जब आप पाई को अप्रोच कर रहे हो नीचे से, यानी पाई से कम वैल्यू से, तो आपका ग्राफ जा रहा है इधर एक्स एक्सिस का लेफ्ट डायरेक्शन, यानी कि माइनस इन्फिनिटी की तरफ। और जब आप अप्रोच कर रहे हो वर्टिकली जीरो की तरफ आ रहे हो, यानी जीरो को अप्रोच कर रहे हो लेफ्ट से, तो आपका ग्राफ किधर जा रहा है, आपका ग्राफ जा रहा है इधर की तरफ, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, यानी प्लस इन्फिनिटी पे जा रहा है। ठीक है, तो ये बिहेवियर जो होगा पूरा एज इट इज आएगा। बाकी जो बनाने का तरीका है एग्जैक्टली शेप कैसा होगा, वो आप फिर से वही फंडा यूज कर सकते हो, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन इन द लाइन y इक्वल्स टू x। ठीक है, अब देखो आपको ये पता चल गया, ये ग्राफ अगर आपके दिमाग में रहेगा तो आप ये जानते हो कि भाई ये जो फंक्शन है ये ओवरऑल डिक्रीजिंग है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि इसकी डोमेन क्या है, डोमेन इज ऑल रियल नंबर्स, और इसकी रेंज क्या है, रेंज इस सेट के बीच में बाउंडेड है, इसके बीच में रहेगी, और वो क्या है, वो है 0 से पाई ओपन इंटरवल। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज अपने 3 और फंक्शंस को कंप्लीट कर लिया, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स और कॉसेक इनवर्स को देखा, किस तरीके से उनकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होती है और कैसे उनके इनवर्स का ग्राफ बनाया जाता है और ग्राफ का शेप क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग कुछ और बेसिक चीजों को देखते हैं, किस तरह से हम कॉट इनवर्स को डिफाइन कर रहे हैं, कॉट का कॉट इनवर्स के साथ कंपोजिशन क्या वैल्यूज हमें देगा। तो कॉट इनवर्स आपने देखा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डोमेन होती है, 0 से पाई इसकी रेंज होती है, तो ये हमारा कॉट इनवर्स डिफाइन हो जाता है। नाउ डेफिनेशन के हिसाब से कॉट ऑफ कॉट इनवर्स, तो भाई कॉट इनवर्स क्योंकि लगता है सारे रियल नंबर्स पे, तो आप बहुत इजीली कह सकते हो कि भाई कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इज एक्स। ठीक है, कोई भी एक्स हो, तो यहाँ पर एक्स इसीलिए नहीं लिखा गया बिकॉज एक्स कैन बी एनी रियल नंबर। मगर जब बात उल्टी हो रही होगी, कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स की बात हो रही होगी, तो जब कॉट इनवर्स ऑफ कॉट एक्स की बात होगी तो आपको देखना होगा कि इनर फंक्शन है कॉट, उसकी रेस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या है, उसकी रेस्ट्रिक्टेड डोमेन है 0 से पाई, ये इसकी डोमेन है, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन, यानी जिसमें आपने इसको इनवर्स के लिए डिफाइन किया था। इसीलिए ये वाला रिजल्ट वैलिड है जब आपकी एक्स की वैल्यूज होती है बिटवीन 0 एंड पाई। तो ये सारे फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट, अब हम लोग चलते हैं अपने प्रॉब्लम्स के ऊपर। तो अब हम लोग स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम्स को। तो काफी सारी प्रॉब्लम्स दी गई हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम सिंपल है, आप डायरेक्टली कर सकते हो। ठीक है, जैसे पहला है कॉट सेक इनवर्स ऑफ 2/√3। तो आप जानते हो कि भाई सेक की वैल्यू 2/√3 कहाँ होती है, तो सेक की वैल्यू 2/√3 होती है जब आपकी कॉस की वैल्यू होती है π/6। ठीक है, तो सेक π/6, सॉरी सेक की वैल्यू होती है π/6, तो सेक π/6 होता है आपका 2/√3। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि भाई जब सेक इनवर्स लगेगा तो वो 2/√3 को मैप कर देगा ला करके π/6 पर, यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी π/6। अब ये आपकी प्रिंसिपल वैल्यू है। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू क्यों है, क्योंकि जो आपने प्रिंसिपल इंटरवल लिया था 0 से पाई एक्सेप्ट π/2, उसमें ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, इसी तरह से आप कॉट इनवर्स √3 भी निकाल सकते हो। सो दीज आर ऑल स्ट्रेट फॉरवर्ड वैल्यूज। कॉसेक इनवर्स आप √2 निकाल सकते हो। ठीक है, कॉसेक इनवर्स √2 इज, कॉसेक की वैल्यू √2 कब होती है, तो आपने देखा कॉसेक जब आप π/4 लोगे तो आपको इसकी वैल्यू मिलेगी √2। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब कॉसेक इनवर्स फंक्शन जो होगा वो √2 को पहुंचा देगा वापस π/4 पर। तो इस तरह से हम ये सारी वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। अगेन इस पार्ट में अगर आप देखो तो tan इनवर्स 1 होता है आपका π/4। ठीक है, cos इनवर्स 1, वेरी इंटरेस्टिंग, cos इनवर्स 1 होता है 0। ठीक है, नाउ cosec इनवर्स 1, अगेन दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज π/2। सो π/4 प्लस π/2, तो आप देखोगे ये आपको मिलेगा, दिस इज 3π/4। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे काफी सिंपल है, इसको आप कर सकते हो। इधर भी अगर आप देखो tan इनवर्स √3, तो आपको देखना होगा कि tan की वैल्यू √3 कब होती है, तो tan की वैल्यू √3 होती है π/3 पर, तो ये हो जाएगा आपका π/3। अब आपको देखना होगा sec की वैल्यू -2 कब होती है। ठीक है, sec की वैल्यू -2 कब होती है, तो आप देख सकते हो कि सिंपली cos की वैल्यू यानी -1/2 जब होती है तभी sec की वैल्यू इसकी माइनस। तो ये आपने देखा कि सेक के बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि सेक की जो प्रिंसिपल वैल्यूज होती है वो किसके बीच में आना चाहिए, तो सेक की जो प्रिंसिपल वैल्यूज होती है वो किसके बीच में आना चाहिए, वो -1 से छोटा या 1 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर आपने देखा कि सेक की वैल्यू अगर हम रखते हैं, सपोज करो आपको चाहिए -2 कब होता है, तो आपने देखा कि सेक को अगर आप रखोगे 2π/3, ठीक है 2π/3, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा -2। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर आपका सेक इनवर्स की जब आप बात करोगे तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब आपको पता चल गया कि जब सेक इनवर्स हम -2 की बात करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा यहाँ पर 2π/3।
तो ये हो गया आपका 2π/3। सिंप्लीफाई कर लो इसे, सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 5/3 विद माइनस साइन। तो ये सारी आपकी प्रिंसिपल वैल्यूज इस तरीके से मिलती जा रही है। अब हम थोड़ा सा प्रॉब्लम्स को देखते हैं। ये डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स लग रही है देखने में, ठीक है, बट दे आर वेरी सिंपल अगेन। तो आपने देखा कि tan इनवर्स की बात हो रही है और अंदर क्या है, साइन ऑफ -π/2। तो ठीक है, साइन ऑफ -π/2 की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। साइन ऑफ -π/2 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। और आपको पता है कि जो tan इनवर्स फंक्शन है ये -∞ से +∞ सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइन होता है। और tan इनवर्स अगर आपको -1 देखना है तो आपको देखना होगा कि tan की वैल्यू -1 होती कब है। तो आपने देखा कि tan की वैल्यू -1 होती है अगर हम ले लें tan ऑफ -π/4, ठीक है। अब स्टूडेंट्स याद करिए कॉम्पोजिशन वाला रूल जिसके ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसिस किया जा रहा था। तो आप जानते हो कि tan इनवर्स ऑफ tan ये जो है ये हो जाता है x फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। ऐसा रिजल्ट कॉट के लिए भी ट्रू है। तो ये हो गया आपका -π/4। कितना सिंपल था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं cos इनवर्स ऑफ cos 13π/6। तो 13π/6 को ऐसा करो, पहले ब्रेक कर लो, सिंप्लीफाई कर लो और उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 13π/6 तो आप जानते हो 13π/6 क्या हो जाएगा, 2π + π/6। तो 2π तो आपका पूरा बाहर चला जाता है, 2π बेकार है, ठीक है। एक फुल राउंड आपने लगा लिया, सो दैट विल नॉट मैटर। तो इसको हम लिखेंगे cos इनवर्स ऑफ cos 2π। अब आप जानते हो कि 2π + π/6 ये क्लास 11 में आपने पढ़ा होगा, दिस इज अगेन π/6। अब बताइए cos इनवर्स ऑफ cos, कॉम्पोजिशन की हम कहानी कर रहे थे, तो कॉम्पोजिशन क्या होता है यहाँ पर हम एक बार आपको फिर से लिख देते हैं ताकि आपको ये चीज ध्यान में रहे। So let us write it somewhat clearly. Cos inverse of cos x. This is equal to x for what values of x? तो भाई हमें देखना पड़ेगा कि cos की प्रिंसिपल वैल्यूज के लिए ही वैलिड होता है। तो प्रिंसिपल वैल्यूज क्या होती हैं, प्रिंसिपल वैल्यूज होती हैं 0 to π। तो अगर आपका नंबर 0 से π के बीच में है देन वेल एंड गुड, आप लिख सकते हो। और आपने देखा कि ये 0 से π के बीच में है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू π/6 एंड दिस इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो इस तरीके से हम लोग ने इसको सॉल्व कर लिया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है tan इनवर्स ऑफ tan 9π/8। तो स्टूडेंट्स ये भी आपको क्लियरली दिख रहा होगा 9π/8 का मतलब क्या हो रहा है, पाई + π/8। तो आपने देखा tan इनवर्स ऑफ tan पाई + π/8, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो पाई + π/8, क्योंकि tan फंक्शन जो होता है इसका पीरियड होता है पाई, ठीक है। तो ये आपका फिर से सेम बिहेवियर रखेगा। तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स ऑफ tan π/8। अब आपको देखना है यहाँ पर रूल वैलिड है या नहीं। तो रूल वैलिड कब होगा, रूल वैलिड होता है जब आपके इनर फंक्शन की डोमेन में ये वैल्यू आ रही है। इनर फंक्शन की रिस्ट्रिक्टेड डोमेन क्या थी, इनर फंक्शन की रिस्ट्रिक्टेड डोमेन थी -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल, ठीक है। ये इसकी क्या थी, रिस्ट्रिक्टेड डोमेन थी। दिस वाज द डोमेन ऑफ tan इज इक्वल टू -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल। इसमें ये आ रहा है π/8, बिल्कुल आ रहा है। तो ये हमारा डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा π/8, ठीक है। तो ये देखो कंपोजिशन का रूल हमारा कितना ज्यादा हेल्प करता है, हमारी कैलकुलेशन को एकदम क्लियर कर देगा और आगे आने वाले क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स में आपको हेल्प करेगा। तो आपको इसको ध्यान में रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट रिजल्ट पे, tan इनवर्स -4। अब देखो -4 तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड किसी एंगल से निकाल नहीं पाओगे, तो यहाँ पर भी आपको कंपोजिशन रूल की ही जरूरत पड़ेगी। तो आप अगेन फिर से याद करो क्या होता है हमारा tan इनवर्स ऑफ, सॉरी ये यहाँ पर इनवर्स लगे, दिस इज नॉट इनवर्स। तो ये है tan ऑफ tan इनवर्स, tan ऑफ tan इनवर्स ऑफ -4। तो हम अगर देखें कि यहाँ पर अगर x होता तो इसकी वैल्यू x के इक्वल कब होती है, जब आपका इनर फंक्शन की डोमेन के बराबर आए x की वैल्यू। तो इनर फंक्शन क्या है, इनर फंक्शन है tan इनवर्स और उसकी डोमेन क्या होती है, उसकी डोमेन होती है -∞ to ∞, दैट मींस ऑल रियल नंबर्स। तो इस फंडा से आपका ये हो जाएगा -4, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस लेक्चर। यहाँ पर हमारा लेक्चर खत्म होता है और अगले लेक्चर में हम लोग आगे की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। जैसे हमने क्लास 11 में देखा था सम ऑफ द साइन फंक्शन, sin a + b, cos a + b, sin 2x, sin 3x, tan 3x, इस तरह के फॉर्मूला को इनवर्स में जब हम लेके आते हैं तो क्या बनता है। ओके, सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग एंड नेक्स्ट वी विल सी मोर डिटेल्स इन द अपकमिंग